In the latest UPSC result 2025, top 10 out of top 10 are from various courses of Vajram and Ravi, with All India Rank 1 Anuj Agnihotri and many more. For over a decade, the All India Rank 1 has emerged from this very ecosystem. A journey powered by 50 plus years of legacy. Join the GS Foundation program. Inquire now. Hello everyone, मेरा नाम नैन्सी सिंह है and I have secured All India Rank 34 in UPSC Civil Services Examination 2025. ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था and मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है and I belong to लखनऊ उत्तर प्रदेश and इसके बाद most of my schooling has been from लखनऊ only, from City Montessori School लखनऊ and इसके बाद I pursued BTech in Electronics Engineering from Harcourt Butler Technical University Kanpur. इसके बाद I did work from home. I got campus placement at Jio as 5G system engineer. तो मैंने वहाँ पर 4 से 5 महीने वर्क फ्रॉम होम किया. इसके बाद 2022 में I started my UPSC preparation from April 2022 and उसके लिए I joined Next IAS as a part of GS Foundation course. तो मैंने यहाँ दिल्ली आकर के पूरी अपनी कोचिंग स्टार्ट करी और जो कि कोचिंग मेरी 2023 तक कंटिन्यू हुई. उसके बाद आई फेल्ट कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, तो मैंने 2023 का अटेम्प्ट स्किप किया क्योंकि मैंने अपना ऑप्शनल खुद से ही प्रिपेयर किया था अलॉन्ग विद माय जीएस कोचिंग. तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे ऑप्शनल की कोचिंग की नीड है. तो मई 2023 में I went and joined Triumph IAS with विकास रंजन सर फॉर सोशियोलॉजी. इसके बाद वो कोचिंग मेरी अक्टूबर तक कंटिन्यू थी. तो फर्स्ट अटैम्प्ट में जब मुझे IRMS मिला तब मेरी रैंक थी 970 एंड दिस ईयर आई हैव गॉट ऑल इंडिया रैंक 34. तो ये बहुत बड़ा जंप है. सो इसमें कुछ की रोल जिन सब्जेक्ट्स ने प्ले किया आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट. तो उसमें सबसे पहला है एसए. तो ऐसे में मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स 82 थे एंड करेंटली आई स्कोर्ड 123 मार्क्स. सो देयर वाज अ जंप ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 41 मार्क्स. सो मैं ऐसे के बारे में बात करूँगी कि किस तरीके से हमें ऐसे को टैकल करना चाहिए. तो सबसे पहली चीज़ ऐसे को लेकर मेरे ये है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप टॉपिक क्या सेलेक्ट कर रहे हैं. तो आपको टॉपिक सेलेक्ट ये सोच के नहीं करना है कि ये सब लोग लिख रहे होंगे तो मैं नहीं करूँ. इट डज़ नॉट मैटर. वॉट मैटर्स इज़ कि आपका वे ऑफ राइटिंग क्या है, क्योंकि एवरीबडी हैज़ देयर ओन यूनिक स्टाइल ऑफ राइटिंग. तो आपको अपने पीस ऑफ राइटिंग को एंगेजिंग बनाना है. मैं अपना एक फेलियर जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझसे गलती हुई थी वो मैं आपको बताना चाहती हूँ. कि हुआ ये था कि मैंने काफ़ी टॉपर्स कॉपीज़ पढ़ी थी एंड उसमें से एक टॉपिक जो कि एक टॉपर के काफ़ी अच्छे मार्क्स थे ऐसे में, तो उनका एग्जैक्टली सेम टॉपिक रिपीट हो गया एक्चुअल पेपर में. तो उसकी वजह से मुझे लगा कि मैंने उनका ऐसे पढ़ा है तो आई विल बी एबल टू राइट. एंड वो टॉपिक था कि देयर इज़ नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ द पाथ. ये था. तो मैंने एज इट इज़ उसको चूज़ कर लिया एंड फिर 4-5 पन्ने के बाद आई फेल्ट कि आई एम स्टक बिकॉज उन्होंने वो लिखा था, वो उनका अपने थॉट्स थे, बट शायद मैं वो एज इट इज़ उनका नहीं कॉपी कर सकती. तो मैं स्टक हो गई बीच में. एंड लास्ट ईयर तो यूपीएससी हैड गिवन लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस ओनली फॉर एसे. तो मैं उसे स्ट्राइक ऑफ करके भी चेंज नहीं कर सकती थी. तो इसीलिए बी वेरी वाइज एंड रैशनल इन चूजिंग योर टॉपिक. सबसे पहला टॉपिक सिलेक्शन. सेकेंड है ब्रेनस्टॉर्मिंग. बिकॉज आप अपने एसे को प्रेजेंट करने के लिए कुछ पॉइंट्स को जनरेट करते हो. जो भी आपका स्टार्टिंग का हाफ एन आवर का ड्यूरेशन होता है जब आपको पेपर मिलता है, तो हम उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं. तो ब्रेनस्टॉर्मिंग शुड बी वेरी नाइसली डन. बिकॉज अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग ठीक से नहीं करेंगे तो आप बीच में स्टक होंगे एंड अगर आप बीच में स्टक होंगे तो टाइम के प्रेशर के वजह से चीज़ें बहुत हैफिजर्ड हो जाएंगी. तो ब्रेनस्टॉर्मिंग आप अच्छे से टाइम लीजिए. 15-20 मिनट्स आप दे सकते हैं. इनफैक्ट 30 मिनट्स भी आप चाहें तो एक एक ऐसे के ऊपर दे सकते हैं. तो 30 मिनट्स आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, 1 घंटा लिख सकते हैं. तो इस तरीके से हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है. अब ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस जनरेट कर सकते हैं आप. जैसे मैंने इस बार सेक्शन बी में एक टॉपिक आया था कि इट इज़ बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी नॉट एज अ डेस्टिनेशन.
तो इसको मैंने कैसे सोचा कि व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ जर्नी, व्हाट इज़ डेस्टिनेशन, क्यों लाइफ को जर्नी की तरह देखना चाहिए, क्यों डेस्टिनेशन की तरह नहीं देखना चाहिए सिर्फ, और अगर लाइफ को जर्नी की तरह देखेंगे तो क्या होगा, हम क्या सीखते हैं जब हम लाइफ को जर्नी की तरह देखते हैं। फिर एक एंटीथीसिस भी कि लाइफ को क्या सिर्फ हमेशा जर्नी की तरह देखना चाहिए, क्या डेस्टिनेशन को कभी नहीं सोचना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने ऐसे की थॉट प्रोसेस रखी थी एंड इन क्वेश्चंस के बेसिस पे आई यूज़ टू जनरेट 2-3 आर्ग्यूमेंट्स और हर आर्ग्यूमेंट के अंदर सब्सटैंशिएट करती हूँ, करा था एग्जाम्पल से। लास्ट ईयर ये था कि हम एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करने लगते हैं, तो हमें एग्जाम्पल्स को सब्सटैंशिएशन के लिए यूज़ करना है, पॉइंट हमारा खुद का अपना एक जनरेट होना चाहिए। इसके लिए आई वुड लाइक टू थैंक रुचिका मैम ऑल्सो बिकॉज आई डिड फाउंडेशन फ्रॉम नेक्स्ट IAS। तो नेक्स्ट IAS से उन्होंने मुझे हेल्प करा था, जो मेंस एडवांस कोर्स मिलता है उसमें रुचिका मैम ने ऐसे का कैसे सोचना है, शी हेल्प मी, तो मुझे वहाँ से हेल्प हुआ। फिर बात करते हैं ऐसे में थर्ड क्या चीज़ है। तो थर्ड चीज़ आई वुड सजेस्ट कि मैंने इस बार वाले अटेम्प्ट में अपना चैट GPT का यूज़ किया था। अब चैट GPT का यूज़ डिपेंड करता है कि हाउ यू आर गिविंग द प्रॉम्प्ट। तो जैसे टॉपर्स कॉपी से सब लोग एनेक्डोट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो आई ऑल्सो डिड द सेम, बट एट द सेम टाइम मैंने चैट GPT से ये बोला कि गिव मी एनेक्डोट ऑफ दिस पर्सन in a very engaging manner that can create a strong impact on the reader। तो इस तरीके से उसने मुझे कुछ जनरेट करके दिए। इसमें मैं जैसे अभी मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि इट इज़ बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी नॉट एज अ डेस्टिनेशन, तो इस वाले में मैंने एनेक्डोट वही सेम दशरथ मांझी का ही यूज़ किया, बट चैट GPT ने इस तरीके से हेल्प किया कि इसमें एक ऐसे लाइन यूज़ करी कि इफ़ यू हैव द ग्रिट ग्रेटर देन स्टील देन इवन द टॉलेस्ट peaks or the tallest mountains can bow down in front of you। तो इस तरीके से ये लाइंस ऑफ कोर्स हमारे दिमाग में होती हैं, बट अगर हम उसे एक बार एग्ज़ाम से पहले देख के जाते हैं इस टाइप ऑफ लाइंस, तो हम शायद उसको रेप्लिकेट करेंगे। तो एक ये एस्पेक्ट हो गया। इसके बाद टॉपर्स कॉपीज़ से जो मैंने कंटेंट इकट्ठा किया था, ऑल्दो आई एम नॉट इनटू पोइट्री राइटिंग, बट अगर कोई पोएम्स वगैरह लिखता है, उससे कंक्लूड करता है, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो इसमें टॉपर्स कॉपीज़ ने मुझे हेल्प किया था। इसी सेम टॉपिक में मैंने किसी टॉपर कॉपी में एक पोएम पढ़ी थी कि एज आई सेट आउट फॉर इथाका, इथाका मीन्स डेस्टिनेशन, सो होप द जर्नी इज़ लॉन्ग, होप द जर्नी इज़ एडवेंचरस। सो ये एकदम उस वाले टॉपिक में फिट बैठ रही थी, तो आई कंक्लूडेड माई एसे विद दिस। तो हमें अगर कुछ मिलता है टॉपर्स कंटेंट, तो उसको हमें इस तरीके से यूज़ करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि वो फिट भी नहीं बैठ रहा है एंड देन ऑल्सो वी आर कोटिंग इट, सो इट शुड नॉट बी लाइक रेट्रो फिटिंग कर रहा है ज़बरदस्ती, वो नहीं होना चाहिए। एंड आई हैव बीन इन टच विद मेजर पंकज चौधरी सर, तो उन्होंने बताया था, मैं ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, मैं उनसे भी सेकेंड अटेम्प्ट के बाद मिली, तो उन्होंने कहा था कि फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स आई एम सजेस्टिंग कि आप अपना ऐसे किसी ऐसे इंसान से पढ़वाइए हु इज़ नॉट एट ऑल एसोसिएटेड विद UPSC। तो उससे क्या होगा, इफ़ दैट पर्सन इज़ फीलिंग कनेक्टेड विद योर एसे एंड दैट पर्सन इज़ एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर प्रेजेंटिंग, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका ऐसे इंगेजिंग है ना, रीडर को समझ में आनी चाहिए आप क्या बोल रहे हैं उस टॉपिक से, आप अपना क्या पॉइंट्स रेज कर रहे हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स हमेशा सोच कर कनेक्टेड विद द टॉपिक ऑफ द एसे हमें लिखने चाहिए और प्रेजेंट करना चाहिए। एंड लास्टली एसे में एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ कि डोंट कोट अ लॉट ऑफ फैक्ट्स एंड डेटा ऑफ GS इन एसे, आई मीन दिस इज़ माई सजेशन, सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो हमें, क्योंकि ऐसे आजकल UPSC में फ़िलोसफिकल आते हैं, तो हम अगर सिर्फ GS जैसा लिखेंगे तो मे बी दैट इज़ नॉट वर्किंग, क्योंकि सब वही यूज़ करने लगे थे अभी बीच में, तो वी कैन अवॉइड दैट। एंड अगर आप खुद का कुछ इनोवेट कर सकते हैं, आप अपना कुछ पर्सनल एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन फेचिंग मार्क्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एसे। काफ़ी बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि ऐसे फिलोसफिकल इन नेचर हो गए हैं, तो ये हो जाता है कि व्हेन वी आर रीडिंग द टॉपिक हम उसको गलत ही इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि उसमें हिंदी का भी पूरा उसका ट्रांसलेशन आता है नीचे, तो आप उसका हिंदी पढ़िए। फिर भी अगर आपको उस पर ज़रा भी डाउट हो रहा है, तो आई वुड एडवाइस कि आप दूसरा टॉपिक लीजिए जिस पे आपको ठीक से सब कुछ समझ आ रहा है, बिकॉज रॉन्ग इंटरप्रिटेशन विल कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो ये एक तरीका है इसको इंटरप्रेट करने का। दूसरा, जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे ना, तो आप पॉइंट्स जनरेट करके समझ जाएंगे कि आप कर पा रहे हैं इसको या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं ना, तो उसी मोमेंट टॉपिक को चेंज कर दीजिए। तो ये मैं बोलूँगी।
फिर सेकंड चीज़ है कि चैट जीपीटी का जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, तो चैट जीपीटी को जैसे मैंने बोला कि जैसे प्रॉम्प्ट आप क्या दे रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है। तो प्रॉम्प्ट भी आप क्या करिए, जैसे सपोज़ आपने टॉपर्स कॉपीज़ रखी है और आपने उसमें बहुत सारे देख लिए, जैसे दशरथ मांझी का कोट हो गया, अरुणिमा सिन्हा की एनेक्डोट हो गई, तो और इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, थॉमस एल्वा एडिसन है। तो इन सारे लोगों का नाम लिख करके वी कैन गिव अ प्रॉम्प्ट कि हमें इनकी स्टोरीज़ को विद अ काइंड ऑफ फिलोसफिकल वे में इसको इम्पैक्टफुल लाइन्स के साथ गिव मी एन एनेक्डोट। एंड यू कैन ऑल्सो मैंशन कि आई हैव टू राइट दिस इन यूपीएससी ऐसे एग्ज़ाम, ऐसे भी आप उनको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। और ऑल्सो स्पेसिफाई द वर्ड लिमिट कि इसको आप मुझे कितने वर्ड्स में दीजिए, 100 वर्ड्स में दीजिए या 150 वर्ड्स में दीजिए, तो उतना ही आप उससे लीजिए। और उसमें से जो लाइंस हैं, ऑफकोर्स अगर किसी की लाइफ की स्टोरी है विच इज़ अ करेजियस स्टोरी है और किसी ने ब्रेवरी दिखाई है, तो दीज इम्पैक्टफुल लाइंस कैन बी यूज्ड एट मल्टीपल प्लेसेस। तो वो आप एक जगह उसको लिख के रख लीजिए। या देखिए, ऐसा तो नहीं है कि चैट जीपीटी ने जो आपको एग्जैक्टली स्टोरी दी आप वर्बैटिम उसको रेप्लिकेट कर लेंगे, नहीं, आप उसमें पैराफ्रेजिंग अपनी करिए, लेकिन जो इम्पैक्टफुल कीवर्ड्स हैं उसको अपने दिमाग में रखिए कि वो लाइंस मुझे यूज़ करनी है किसी की भी ब्रेव स्टोरी में, या किसी की भी कोई सिंपैथी या कुछ भी चीज़ है तो वो मुझे वहाँ यूज़ करनी है। एक चीज़ और है कि जैसे रेडीमेड कोट्स अगर कहीं मार्केट में मिल जाए हमें, तो आती हैं काफ़ी इंस्टीट्यूट्स की बुक्स आती हैं, मैंने रेफ़र नहीं करी। एक नेक्स्ट आईएएस की भी एसए की आती है, और अनुदीप दुरीशेट्टी सर का भी एक बुक है कि ऐसे हाउ टू राइट ऐसे करके है, आई हैव नॉट रेफर्ड, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। एंड एक पीडीएफ भी है टेलीग्राम पर जिसके अंदर टॉपिक वाइज कोट्स दिए हैं, जैसे सपोज विमेन है तो उनसे रिलेटेड कोट्स, या फिर चिल्ड्रन है, एजुकेशन है, इनसे रिलेटेड कोड्स हैं उसमें। तो इफ़ यू फाइंड इट देन यू कैन यूज़ इट। अदरवाइज़ आप अपनी एक डायरी मेंटेन करिए। एंड जैसे आप टॉपर्स कॉपीज़ पढ़ते हैं तो हर एक टॉपिक का एक क्रक्स होता है, कीवर्ड होता है जो उसमें से निकल के आता है, तो उन कीवर्ड्स के साथ आप टॉपर्स कॉपीज़ के कोट्स निकाल के आप लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड स्टोरीज़, उससे रिलेटेड पोएम्स, यू कैन कीप इट एट वन प्लेस। एंड फिर जब एग्ज़ाम से पहले एंड एवरी टाइम व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग ऐसे ना बिटवीन योर प्रीलिम्स एंड मेंस, तो क्या करिए, वो डायरी रखिए, उसको फ्लिप करिए पूरा, एंड फिर इसके बाद आप जा कर के ऐसे में लिखिए, और फिर देखिए वापस आकर के उस डायरी से मैच करिए कि आप कितना लिख पाए, क्या चीज़ थी जो आप और अच्छा लिख सकते थे। बिकॉज अगर किसी से आपने पोएम की लाइन्स ली हैं तो हो सकता है ना आपने इतने अच्छे से याद ना किया, आपको याद ना हो, तो गो बैक टू योर डायरी एंड रिफ्लेक्ट करिए, एनालाइज करिए कि ये चीज़ मैं यहाँ यूज़ कर सकता था या कर सकती थी, बट आई हैव नॉट बीन एबल टू डू दैट। तो नेक्स्ट टाइम आप अगर आपको कहीं भी उससे रिलेटेड रेफरेंस आया तो डेफिनेटली यू विल यूज़ इट। इसके बाद मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने किस तरीके से अपनी थॉट प्रोसेस रखी थी। एक ऐसे था कि इट इज़ बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी एंड नॉट एज अ डेस्टिनेशन। तो मैंने इसको कैसे किया, जैसे मैंने इसे दशरथ मांझी की स्टोरी से स्टार्ट किया कि किस तरीके से उन्होंने पूरे पहाड़ को तोड़ा। एंड अगर उनका सिर्फ गोल फोकस, मतलब अगर उन्हें ये था कि हर दिन उनके लिए एक जर्नी जैसा ही था, डेस्टिनेशन उनका था कि उन्हें वो तोड़ना है, बट एट द सेम टाइम रोज़ उनके अंदर ये मोटिवेशन था। अगर वो जर्नी को ही इन्जॉय नहीं करते तो क्या फिर वो ऐसे कर पाते, बिकॉज दैट वॉज अ वेरी टीडियस टास्क एंड मोनोटोनस ऑल्सो, जो कि वो अकेले कर रहे थे। एवरीबडी वॉज मॉकिंग एट हिम बट स्टिल ही परसिवर्ड फॉर द सेम। तो इसीलिए जर्नी, क्योंकि अगर जैसे सपोज यूपीएससी की भी अगर मैं बात करूँ तो ये भी एक जर्नी है, तो अगर आप इसको इन्जॉय नहीं करेंगे तो आपको फिर रोज़ प्रॉब्लम होगी। तो इस वे से आप इसको रिलेट करते हैं। तो फिर मैंने इसमें जो क्वेश्चन जनरेट किए कि व्हाट इज़ लाइफ, मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ क्या है, एवरीडे लाइफ हमारी है, जो भी हम डिसीजंस लेते हैं वो कल्मिनेट करके एक हमारी लाइफ होती है। फिर मैंने लिखा कि जर्नी क्या होती है, तो और डेस्टिनेशन क्या है। तो डेस्टिनेशन हो सकता है हमने कोई गोल अपने लिए सेट किया है, कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई पर्पस है, वो सब हमारा डेस्टिनेशन है। और उसको पाने के लिए जो भी हम फॉलो करने वाले हैं, जो भी चीज़ें हमने अपने लिए सोची हैं, वो सब जर्नी का पार्ट है। फिर मैंने इसे ऐसे फ्लिप किया कि हैविंग सीन दिस लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि वाई इट इज़ बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी। अब इसमें कैसे आर्ग्यूमेंट जनरेट करें कि अगर लाइफ को हम जर्नी की तरह देखेंगे
और ज़्यादा डेस्टिनेशन फोकस नहीं है, तो हम निष्काम कर्म करेंगे। निष्काम कर्म करेंगे तभी हम अपने मतलब अगर हम रोज़ रोज़ ही ये सोच रहे हैं कि मैं पहुंच पाऊंगा वो डेस्टिनेशन या नहीं, तो हम अपनी जर्नी पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें जर्नी पे फोकस करना है। दूसरी चीज़, वाई इट इज़ बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी, बिकॉज जर्नी से आप बहुत एक्सपीरियंसेस भी गेन करते हो। आपके लाइफ में चैलेंजेस आती हैं, अगर आप जर्नी पे फोकस करोगे तो आप स्ट्रॉन्ग बनोगे, आप रेजिलियंट बनोगे, आप फेलियर से सीखोगे, है ना। इट विल हेल्प यू इन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ योर पर्सनैलिटी। ठीक है, फिर इसका एक एंटीथीसिस इस तरीके से दिया कि इफ़ वी आर फोकसिंग ओनली ऑन जर्नी एंड नॉट ऑन डेस्टिनेशन तो क्या होगा। तो इसमें ये वाली चीज़ लिखी कि अगर हम सिर्फ जर्नी पे ही फोकस कर रहे हैं तो हो सकता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, क्योंकि हमें अपना गोल एक सामने होना चाहिए, एट द सेम टाइम जर्नी को भी देखना है। तो आई थिंक दोनों इम्पॉर्टेंट है, बट बेस्ट टू सी लाइफ इट इज़ बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी, ये हमें ध्यान में रखना है। तो जैसे अगर मैंने ये लिखा कि अगर मैं सिर्फ डेस्टिनेशन फोकस कर रही हूँ तो क्या होगा, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई, हो सकता है मैं भूल गई अपने गोल को, मैं शायद भटक गई। तो इसीलिए अगर डेस्टिनेशन ध्यान में है तो हम जर्नी को भी अच्छे से स्मूथ रख पाएंगे। इस तरीके से मैंने आर्ग्यूमेंट जनरेट करे। इसमें मैंने एक और एग्जांपल दिया था, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। तो उसमें भी वो जर्नी में अपनी इतना एंजॉय करने लगते हैं कि वो खो जाते हैं, बिकॉज ही वॉज इन द फॉरेस्ट वुड्स, जो कि बहुत लवली डार्क एंड डीप है। उन्होंने इसी तरीके से इसको लिखा है। तो मैंने वही चीज़ उसमें अपने ऐसे में भी यूज़ करी थी कि किस तरीके से वो अपनी जर्नी में खो गए थे। बहुत सारी जर्नी में ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको मेस्मराइज करेंगी, बट एट द सेम टाइम अगर आप डेस्टिनेशन पे फोकस नहीं होते हैं बिल्कुल भी, तो फिर शायद आप जर्नी में ही बह जाएंगे। तो इस तरीके से एग्जांपल दिया था, क्योंकि फिर वो लास्ट में लिखते भी हैं कि दो द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो शायद मैंने ये वाली लाइन्स भी अपने ऐसे में यूज़ करी थी। इस तरीके से हमको अपने ऐसे को इम्पैक्टफुल बनाना है। जैसे कि ऐसे का क्या है कि हमें प्रैक्टिस कितने करने चाहिए, ये एक क्वेश्चन आता है सबके दिमाग में कि हाउ मेनी एसेज वी शुड राइट। तो जब आपका प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, आई वुड सजेस्ट कि राइट एन एसे एवरी वीक। आप संडे जो भी आपको दिन डिसाइड करना है आप फिक्स कर लीजिए, और हर हफ्ते के एक दिन आप एक एसे ज़रूर लिखिए। बिकॉज एसे समथिंग कि वो एकदम से नहीं आता है, इट इज़ अ वे ऑफ राइटिंग जो कि सबकी खुद की यूनिक है। हमें क्या करना है कि उस एसे का फ्लो अच्छा रखना है, सो दैट इट इज़ कनेक्टेड विद द टॉपिक, इट इज़ वेरी ल्यूसिड, इट इज़ वेरी अपीलिंग। तो इसीलिए हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है उसकी। तो आप हर हफ्ते एक एसे लिखिए। दूसरी चीज़ है कि जैसे मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मोस्ट ऑफ द एसेज वहीं जाकर लिखे थे कि मैं टाइम फ्रेम में कैसे सोच पाती हूँ। तो मैंने इस बार एसेज कुछ इंस्टीट्यूट्स में जाकर लिखे और बाकी एसेज मैंने अपने लाइब्रेरी में बैठ कर लिखे। एंड एक और चीज़ बताती हूँ कि मैंने अपने एग्ज़ाम के एक दिन पहले एक ऐसे जाकर इंस्टीट्यूट में सुबह 9:30 बजे जाकर के लिखा था, जस्ट 1 डे बिफोर एग्ज़ाम। तो अगर आप चाहते हैं कि, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एसेज अपने लाइब्रेरी में ही दिए थे इस बार और चेक भी नहीं कराया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार एक बार जा कर के लाइब्रेरी की जगह एक फॉर्मल सेटिंग में जाकर ऐसे देती हूँ। तो मैंने एग्ज़ाम के एक दिन पहले सुबह जाकर ऐसे लिखा था। तो आप लोग भी अगर कोई फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहा है अपना, तो कोशिश करिए कि सेंटर पर जाकर ऐसे लिख लेते हैं। दो थोड़ा टाइम जाता है बिकॉज आप रास्ते में ट्रैवल करके जाते हो, बट 1-2 ऐसे लिख कर आइएगा। मतलब 1-2 इन द सेंस 1-2 पेपर, यानी 4 ऐसे कम से कम अगर आप सेंटर पे लिखते हो तो एक फॉर्मल सेटिंग में एक प्रेशर लेना, टाइम के साथ लिखना, टाइम के साथ पॉइंट जनरेट करना, ये सब इम्पॉर्टेंट है। एंड एक और चीज़ जो मैं भूल गई थी कि जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छी करते तो आप स्टक फील नहीं करते। तो डू रिमेंबर, अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छी करोगे ना तो आप लास्ट में अपने लिए 10-15 मिनट बचा सकते हो, क्योंकि ऐसे लेंदी पेपर नहीं है इतना कि हम कंप्लीट ही ना कर पाएँ लास्ट मोमेंट तक। तो इस बार मैं बता रही हूँ कि मेरे पास 15 मिनट्स थे एंड आई कुड डू प्रूफ रीडिंग, और उसमें मैंने जैसे अंडरलाइन जो करने थे वर्ड्स वो अंडरलाइन करे। अपनी हेडिंग को मैंने इस बार ऐसे के टॉपिक को ब्लैक पेन से ही लिखा था, उसको बॉक्स कर दिया। मतलब सारी चीज़ें मैटर करती हैं, आप कैसे लिख रहे हो, कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो, है ना। तो यू कैन डू ऑल दिस, एंड अगर ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अच्छे से अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और एक अच्छे टाइम फ्रेम में कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप इंश्योर कर पाते हैं तो प्लीज़ 10-15 मिनट्स का मार्जिन बचा के रखिएगा लास्ट में, ठीक है। एंड टॉपर्स कॉपीज़ जो मैं सजेस्ट करूँगी, तो मैंने हर्षिता गोयल मैम की पढ़ी थी लास्ट ईयर, उनके 144 मार्क्स थे।
फिर नौशीन मैम भी थी, शायद उससे पहले उनके आए थे। फिर अनिमेश प्रधान सर हैं, उनके भी ऐसे में अच्छे मार्क्स आए थे। तो मैंने इन लोगों की काफ़ी कॉपीज़ रेफ़र करी थी। इसके अलावा टेलीग्राम पे भी काफ़ी टॉपर्स कॉपीज़ मिल जाती हैं। तो आप क्या करिए कि टॉपर्स के मार्क्स देख लीजिए जिनके ऐसे में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं इन दिनों, बिकॉज ऐसे इज़ अ गेम चेंजर। बिकॉज ऐसे के मार्क्स बहुत डाइसी भी हो गए हैं, किसी को 120 आ रहा है, नेक्स्ट ईयर वही 80 में लैंड हो जा रहा है। तो इसीलिए आप ऐसे को अपना ऐसे छोड़िएगा मत, क्योंकि ये सबसे निगलेक्टेड पेपर है। कि जीएस ऑप्शनल सब इतना आ जाता है ना कि ऐसे हम ऑफन निगलेक्ट कर देते हैं। तो स्टार्टिंग से लेके चलिएगा, तभी वो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। एंड एथिक्स और ऑप्शनल का हो सके तो यूज़ करिएगा ऐसे में। एंड विशिंग ऑल द बेस्ट टू ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो भी मेंस देंगे ऐसे करेंगे। तो थैंक यू।